नमस्कार, स्वागत अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और चुनावी तड़के लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये तड़का कौन, किसको और कैसे लगा रहा है, मंथन में आज चुनाव में तड़का। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा, कोई भी पार्टी हो, चुनावी दांव सब चल रहे हैं। सब अपने स्तर पर जनता को साधने में लगे हैं, क्योंकि इनकी नैया पार तो जनता ही लगाती है। 5 राज्यों में चुनाव है और सभी पार्टियां लब्बो लबाब के साथ जुटी हुई हैं। योगी जी और नड्डा आज कानपुर में थे। उत्तर प्रदेश का ये औद्योगिक राजधानी है। यहां आज नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे और साथ में बूथ अध्यक्षों का एक सम्मेलन भी था। सांगठनिक दृष्टि से यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जहां एक तरफ इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ कानपुर में थे, वहीं अखिलेश लखनऊ में सियासी गर्मी बढ़ा रहे थे। जेपी नड्डा भी पूरी तरह कमान संभाले हुए हैं और विपक्षियों को आड़े हाथों ले रहे हैं। जेपी नड्डा, आपको बता दें कि अभी हाल में जब भाजपा को एक ऐसी रिपोर्ट मिली जिसमें लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो जिस आंकड़े पर जाना चाहते हैं वहां वो रास्ता थोड़ा कठिन है। ये रिपोर्ट आने के बाद जो शीर्ष नेतृत्व है, अब शीर्ष नेतृत्व आप समझ सकते हैं कौन है। तो शीर्ष नेतृत्व ने वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर प्रदेश के 3 जोन का प्रभारी बना दिया। उत्तर प्रदेश को 3 जोन में बांट के प्रभारी बना दिया। नड्डा कानपुर और गोरखपुर के प्रभारी हैं और आज प्रभार मिलने के बाद पहली बार नड्डा कानपुर पहुंचे थे। बाकायदे उन्होंने गुरुद्वारे में उन्हें सिरोपा भेंट किया गया और उसके बाद वो बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में गए और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां नवनिर्मित है, उसको उन्होंने उसका लोकार्पण किया और फीता काटा। अब कुल मिलाकर ये जबरदस्त चुनावी अभियान है। इस रैली को एक चुनावी रैली जैसा एक दृश्य था। जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था, बड़ी संख्या में बूथ के जो कार्यकर्ता अध्यक्ष थे उनको ये समझाने की कोशिश की गई कि भाई आपके बिना नैया पार नहीं होने वाली। वो सच बात भी यही है। जेपी नड्डा ने गजब तरीके से वार किए, प्रहार किए। सुनिए। और कुछ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने भाई ताऊ चाचे का विकास। अब तो चाचे का भी विकास छूट गया है, अब तो सिर्फ अपना विकास। यह संभव है कि सबके साथ मिलकर के चलने की तमन्ना, ये मोदी जी ने जो हमको सिखाया है, यह मंत्र सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, यह देश के लिए मंत्र है, यह विश्व के लिए मंत्र है। सभी को परिवार समझ करके उनके विकास में जुड़ना, इसको हमको आगे बढ़ाने का काम। तो आपने देखा कवि नड्डा को, कवि हृदय लग रहे हैं जेपी नड्डा। गजब परिवारवाद, इस पर एक कविता पढ़ रहे हैं। बड़ी खूबसूरत कविता नड्डा साहब ने पढ़ी। वो बार बार चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो उस तरह के नेता है नहीं। वो बहुत सांगठनिक रूप से बड़े मजबूत नेता हैं, लेकिन भाषण वाले नेता नहीं है नड्डा जी। चलिए, कविता का सहारा लिया उन्होंने, एक अच्छे तरीके से बताया कि भाई हम लोग तो सबका विकास सबका साथ करते हैं। मोदी जी, योगी जी सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन वो परिवार का विकास कर रहे हैं, चाचा ताऊ का विकास कर रहे हैं और अब चाचा को भी छोड़ दिया है। बात अखिलेश यादव की कर रहे हैं, नाम तो नहीं लिया।
लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश का जितना भी अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, मुख्य निशाने पर समाजवादी पार्टी ही है और उसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। ये बताता है, इस बात की चुगली करता है, इस बात की गवाही देता है कि समाजवादी पार्टी का मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी से। अब जरा योगी आदित्यनाथ को सुनिए। ये पहली बार वो कह रहे हैं, अब तक मैंने नहीं सुना कभी उन्हें ये कहते हुए। ऐसा क्या कह रहे हैं, देखिए। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ये चुनाव इसी पे रहने वाला है। इससे मुक्ति मुझे लगता है जब गणना हो जाएगी ना, मतगणना, उसके बाद ही मिलेगी। क्योंकि चाचा जान, अब्बा जान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, कुर्बान, ये सब आपको अब आप इसके लिए आदी हो जाइए, क्योंकि ये होगा। ये अपने अपनी विचारधारा, अपने अपने तरीके हैं। योगी आदित्यनाथ, ये जो दबी चेतावनी है ना, चेतावनी तो खुली है लेकिन नाम उन्होंने नहीं खोला। कहा कि भाई जो अभी सीए के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करेगी। ओवैसी साहब की तरफ इशारा है, बल्कि खुले तौर पर कह रहे हैं, केवल उनका नाम नहीं लिया है। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष, मुखिया। एक बात और जरा समझिए कि अखिलेश यादव की पार्टी को टारगेट कर रहे हैं नड्डा और ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं योगी जी। योगी जी ने एक ऐसा बयान आज दिया उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ये पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ। मैं दावे नहीं, पूरे विश्वास और पूरे जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया नहीं जिनके बारे में योगी जी दे रहे हैं। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की गति क्या हो रही है भाई। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग उन्हें कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और आज मुझे लगता है कि राजनीति के इतिहास में अगर किसी के पास कोई इस बात का प्रमाण हो कि कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने असदुद्दीन ओवैसी को सपा का एजेंट कहा हो, तो मेरे ट्विटर हैंडल पर या मेरे चैनल के ट्विटर हैंडल पर जरूर भेजें, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना। ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत की राजनीति के इतिहास में, पहली बार हुआ है जब ओवैसी को सपा का एजेंट कहा हो, वो भी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है। पहली बार इस तरह हुआ है। अब इसके पीछे का गणित क्या है? अभी तक नाम लेकर या बिना नाम लिए दूसरे मुद्दों पर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पर हमले होते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे, लेकिन तब करते थे जब ओवैसी का कोई बयान आता था तो उसके प्रत्युत्तर में इस तरह का बयान नेताओं के आते थे। लेकिन इस बार जब ओवैसी ने चेतावनी दी कि शहर शहर सीए जैसा माहौल क्रिएट कर देंगे, इस तरह की भी खबरें आई कि उन्होंने चेताया कि शहर शहर शाहीन बाग बना देंगे। ये कहा गया, मीडिया के एक वर्ग में बड़ी प्रमुखता से इसे चलाया गया, दिखाया गया, पढ़ाया गया। ऐसे में पहली बार
आज उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को सपा का एजेंट कहा। इसके राजनीतिक मंतव्य हैं, इसके राजनीतिक मायने हैं और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का पैमाना भी है। ये बयान क्या पैमाना है, बयान के क्या मायने हैं, ऐसा भाजपा के किसी नेता ने पहली बार क्यों ऐसा कहा, ओवैसी और सपा को जोड़कर कहा कि भाई सपा के एजेंट हैं वो, इसके पीछे की राजनीति क्या है, कोई रणनीति है? ये तमाम सारे सवाल हमारे दर्शकों के जहन में आ रहे होंगे और हमारे भी जहन में हैं। इन सवालों का हम जवाब लेंगे देश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक, विश्लेषक बिलाल साहब से। बिलाल सब्जवारी साहब का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। देश के जाने माने पत्रकार, बहुत बेहतरीन इंसान भी। बिलाल साहब, आज पहली बार योगी जी या भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता ने सपा का एजेंट कहा ओवैसी साहब को। मैंने इससे पहले नहीं सुना, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सुना हो तो साझा कीजिएगा मुझसे, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कभी सपा के एजेंट, भाजपा के एजेंट कहे जाते हैं वो अक्सर। जो विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दलों के लोग, वो कहते हैं कि भाई भाजपा ने वोट कटवा के रूप में इनको उतार दिया उत्तर प्रदेश में या बंगाल में। लेकिन आज योगी जी कह रहे हैं कि सपा के एजेंट, ये पहला अलग तरीके का कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया है, अलग तरीके का रहस्योद्घाटन किया है। इसके क्या राजनीतिक माने हो सकते हैं बिलाल साहब? देखिए, सुनकर तो मेरे को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताया। जी, दरअसल जितनी राजनीति में मैंने देखा पिछले 20 सालों में, तो जितने भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां या सेकुलर पार्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का से टैग कर अपनी राजनीति को ग्राउंड पर, धरातल पर उतारने की कोशिश करती है ताकि उनका सेकुलर वोट एमआईएम में शिफ्ट ना हो। इसलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया जाता है, सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां। लेकिन ये पहली बार है। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने गए, वहां पे भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया गया। उससे पहले वो बिहार में लड़ चुके हैं चुनाव, वहां पे उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया गया। इसको सुनकर तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट कहाँ हो गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की शैली बहुत डिफरेंट है। दरअसल वो चुनाव को जिस दहाने पर लाके खड़ा करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता की जिस दहाने पर लाके खड़ा करना चाहते हैं, और वो एक इशारा कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम करके राज्य के अंदर दंगा कराना चाहते हैं। दरअसल उनका सीधा सीधा इशारा यह है कि अगर राज्य में दंगा होता है तो इसका संदेश हम पहले ही समाज में दे दें, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लोगों को भी आसानी से धरने में आसानी हो जाए हमको। तो दरअसल इसके राजनीतिक मायने बड़े गहरे हैं। योगी आदित्यनाथ जिस शैली में राजनीति करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जब पिछली बार दिल्ली में चुनाव लड़ा तो केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया गया था। तो पाकिस्तान के एजेंट बताकर उन्हें माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से कांग्रेस को माइनॉरिटी से जोड़ के कांग्रेस को आइसोलेट किया जाता है माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम से, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी को एक ही कटघरे में लाके खड़ा करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के ये माइनॉरिटी धारा के लोग हैं जो देश के अंदर या राज्य के अंदर दंगा कराना चाहते हैं, और उसको वो आगाह कर रहे हैं, एक समाज को संदेश दे रहे हैं कि अगर वो कल को कार्रवाई करेंगे तो समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के लोगों को तैयार रहना चाहिए। इसका एक पहलू हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुद्दे हैं वो फिलहाल गौड़ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी गरीबी पर, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पर, भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर, भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहती है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इफ यू लुक एट द उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल सिनेरियो, तो योगी आदित्यनाथ इसको कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के दहाने पर लाके खड़ा करना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव बार बार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेरे को ये स्ट्रैटेजिकल बयान योगी का नजर आता है, जहां पर वो
एमआईएम को समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा कर कर वो देश के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी उसी जहनियत की पार्टी है जिस तरह से एमआईएम के लोग दंगा कराना चाहते हैं। ठीक बात है बिलाल साहब, बहुत कुछ आपने बहुत चीज़ें साफ कर दी। बहुत अब इसके आगे बहुत नहीं कहा जा सकता। एक सीमा तक आपने आके बहुत सारी चीज़ों को इशारों में बता दिया कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है और किन किन शस्त्रों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है अपने चुनावी अभियान में। और आपने उन दलों को भी आगाह कर दिया है जो आप अपने को सेकुलर फोर्सेस कहते हैं, वो किस तरीके से उनको आगे एक्ट करना चाहिए। सेकुलर फोर्सेस के लिए भी आपने एक नई लीड दी है कि भाई आप समझ जाओ, अगर ये मुकाबला इतना आसान नहीं जितना आप आसान समझ रहे हो। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ये इतना बड़ा राज्य है कि यहाँ 3-4 राज्य बन सकते हैं बड़े आराम से। तो 3 राज्यों का प्रदेश तो है ही है और यहाँ की सत्ता का मतलब भारत की सत्ता के करीब पहुँचना। बहुत सारे नेता ये वर्षों से दशकों से हम सुनते आए हैं कि केंद्र का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और नेता बार बार इसे दोहराते हैं। अब एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई कि भाई आज जैसा आपने भी आश्चर्य व्यक्त किया और मैंने भी इस बात को कहा कि भाई मैंने आज तक ये इस तरीके का जो मसला मैंने नहीं सुना कि भाई समाजवादी पार्टी और ओवैसी साहब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, द्रव्य संधि है उनके बीच में। योगी जी ने अचानक ये जनता को, देश को बताया और उत्तर प्रदेश के लोगों को बताया कि भाई ये इस तरह भी है। खैर उनका नज़रिया है अपना, वो देख सकते हैं, पॉलिटिकल हैं और हिंदुत्व के वो मुझे लगता है देश के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने वोटों को इंटैक्ट करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करेंगे। लेकिन आपने एक नया एंगल दिया बिलाल साहब कि अगर सरकार कोई कार्रवाई करे समाजवादी पार्टी या ओवैसी साहब की पार्टी के, तो वो जस्टिफाई करे। ये किस तरीके का, क्या ये अपने राजनीतिक हितों के लिए सत्ता का प्रयोग के रूप में देखा जाना चाहिए या ये इसे किस तरह देखें? जरा थोड़ा सा और स्पष्ट करके समझाइए दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने की जरूरत है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास एक तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का एक पूरा रोड मैप है। वही इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अंदर वो एक समुदाय विशेष को आइसोलेट करती है मेजोरिटी के अगेंस्ट। जिस तरह से वो अल्पसंख्यक समाज को, खासतौर से मुस्लिम समाज को, बहुसंख्यक समाज के सामने माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पे उसे आइसोलेट करना चाहती है। उस तरह के एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया दिल्ली में भी केजरीवाल पे भी किया गया था। जिस तरह से 3 कृषि बिलों पर किसान आंदोलन कर रहे थे, उसे खालिस्तान के नाम पर आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुए, वहां पर पूरी हरियाणा के अंदर जाट बिरादरी के नाम पर आपने पोलराइज किया सभी बिरादरियों को कि जाट यहाँ सत्ता में रहते हैं और आप सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और जाट बिरादरी को आइसोलेट करें, तभी आप सत्ता में आ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है और जिसमें उसने मास्टरेट हासिल कर ली है कि वो ध्रुवीकरण करती है। उस ध्रुवीकरण बिलाल साहब मेरा बहुत मासूम सा सवाल है, बहुत मासूम सा सवाल है मेरा आपसे। और ये राजनीति तो कतई मासूम नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मसला ये है कि ये आइसोलेट कर ले जाते हैं, ये जाट के नाम पर आइसोलेट करते हैं, ये केजरीवाल को करने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ अखिलेश यादव और ओवैसी को करने की कोशिश करते हैं। ये कर ले जाते हैं ना, तो ये ना कर ले जाएं। ऐसा क्या उन फोर्सेस को करना चाहिए जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, या एक जो बहुत सार्थक राजनीति या जन सरोकारी राजनीति करने वाले लोग क्या करें? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने मेरे से किया है और ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है, अगर राजनीति में इसके अर्थ समझ लिए जाएं तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति देश के अंदर खत्म हो जाए। दरअसल विपक्षियों दलों के पास आज के समय में उतने संसाधन नहीं है, उनके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि इस मैसेज को वो काउंटर कर सके। दरअसल ये मैसेज किसी भी पार्टी पर एक बिजली की तरह कड़कड़ा के गिरता है। भारतीय जनता पार्टी इस सांप्रदायिकता की जो बम्बार्डमेंट करती है वो उतना भयंकर होता है कि दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, आदमी को सोचने का मौका नहीं मिलता। तो या तो आपने ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम कर रखा हो, या समाज बहुत ज्यादा शिक्षित हो,
या फिर एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाह रहा हूं कि कपिल सिब्बल साहब यूपीए 2 के अंदर करण थापर के साथ बैठे हुए थे, और जब कपिल सिब्बल साहब से यह पूछा गया व्हाट इज द वे आउट ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स, तो कपिल सिब्बल साहब का जवाब था कि इट इज अ मेडिसिन टू कीप कंट्री आउट ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। तो तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि जो कास्ट पॉलिटिक्स को जब आप उभारते हैं तो कम्युनल पॉलिटिक्स डाउन होती है, लेकिन फिर कास्टिज्म अपने आप में समाज के अंदर एक बीमारी के रूप में पैदा होता है, जिससे समाज के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जरूरत इस बात की है कि देश की राजनीति के अंदर नेता जमीन पर उतरें, पब्लिक कॉल लें, सामाजिक मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, सामाजिक सरोकार की बात करें और उसके लिए जागरूकता अभियान पैदा करें। सिर्फ ये नहीं कि चुनाव के समय निकलते हैं इसलिए ये मैसेज उतना परिपक्व रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अगर ये विपक्षी नेता इस सामाजिक मुद्दों को लेकर, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर समाज के अंदर खुले रूप से जन आह्वान करें, लोगों को इसके लिए सचेत करें, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर जागरूकता पैदा करें, तो तब जाकर इस सांप्रदायिकता के अंकुश से समाज निकल सकता है। क्योंकि आज के समय में सांप्रदायिकता लोगों का एक माइंडसेट बन गई, एक मनोविज्ञान से जुड़ गई है, उनके सबकॉन्शियस में चली गई है। नहीं मतलब ताज्जुब की बात बिलाल साहब ये है कि बहुत पढ़े लिखे लोग जिनको हम सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहते हैं, और उनको अगर ना सुनिए तो वो हमारी आपकी नज़र में बड़े महान बुद्धिजीवी भी होते हैं, लेकिन जब जैसे वो मुंह खोलते हैं तो फिर उनकी शख्सियत सामने आ जाती है कि वो क्या हैं। और ये अभी हाल के वर्षों में बदलाव भी बहुत ज़्यादा हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ बुद्धिजीवियों में भी, और मुझे लगता है कि यही बहुत घातक है जो भारत का जो सांप्रदायिक ढांचा बनता जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरीके से ये चीज़ें जो इनका उभार हो रहा है, जबकि भारत का जो संघीय ढांचा है वो इसकी इजाज़त नहीं देता, और यहाँ की जड़ों में मुझे लगता है कि सबको लेकर चलने की बातें हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण और शायद ही मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि केजरीवाल और अखिलेश यादव को, देखिए दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के रण में खड़े हैं और केजरीवाल ने दिल्ली से जो जन सरोकारी पॉलिटिक्स शुरू की, जो आपने कहा कि जन सरोकारी पॉलिटिक्स ही सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति का जवाब है। तो केजरीवाल पंजाब में भी बेहतर कर रहे हैं, उत्तराखंड में बेहतर कर रहे हैं, अन्य राज्यों में बेहतर कर रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी विकास की ओर सारी चीज़ों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो कॉपीराइट है वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है विकास पर अपना। तो ये दोनों नेता कहाँ खड़े पाते हैं भारतीय जनता पार्टी की शक्ति के सामने? केजरीवाल साहब ने देश के अंदर एक मॉडल दिया, केजरीवाल मॉडल। उत्तर दिल्ली के अंदर जिस तरह से उन्होंने काम किया और उसको एग्जीक्यूट किया, धरातल पर उतारा। दरअसल जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो मोदी को लाके इन्होंने चेहरा बनाया था, दोनों बार मोदी को चेहरा बनाया जी। सवाल केजरीवाल ने जब ये किया कि मोदी अपनी उपलब्धियां बताएं, तो उस समय केजरीवाल की जो उपलब्धियां थी वो रेलिवेंट हो गई थी, क्योंकि केंद्र अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाया था। तो केजरीवाल की उपलब्धियां बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब रेलिवेंट हो गए थे और उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया था धरातल पर। साथ ही साथ केजरीवाल भी मंदिर जाते हैं, केजरीवाल भी हनुमान, अपने आप को हनुमान का भक्त कहते हैं। समाज में दिक्कत क्या है कि आपके हिंदू होने पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मेरे मुसलमान होने पे आप पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति हम दोनों के सांप्रदायिक होने पर है, हम दोनों के सांप्रदायिक होने पर। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज को, जिसे आज हिंदुत्व कहते हैं, दरअसल हिंदुत्व को अगर आप समझे तो ये हिंदू होने का भाव ही हिंदुत्व है। हिंदू नाउन है और हिंदुत्व एडजेक्टिव है जी। तो जब आप इस हिंदुत्व को अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध लाके खड़ा करते हैं तब ये सांप्रदायिकता हो जाती है जी। और ये बिल्कुल उसी तरह है जब कोई मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के अगेंस्ट हो जाते हैं तब ये सांप्रदायिकता हो जाती है। तो सांप्रदायिक होने पर आपत्ति है, आपके हिंदू होने पर और मेरे मुसलमान होने पर किसी को आपत्ति नहीं है। और ये सब जो किया जाता है धर्म की आड़ में किया जाता है। एक बहुत बड़ी कहावत है सर कि इंसान को समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। तो ये राजनीतिक लोग बहका देते हैं लोगों को, धर्म के नाम पर बहका देते हैं। रहा केजरीवाल की राजनीति का सवाल, तो केजरीवाल ने जो फंडामेंटल बुनियादी सुविधाएं जो दिल्ली की जनता को दी थी उससे एक मानसिक संतुष्टि दिल्ली के लोगों ने महसूस की थी। शीला दीक्षित के समय हमने देखा था लोगों के बिल 5,000, 10,000, 25,000, 1-1 लाख रुपए तक आते थे और लोग यहां से पलायन करने लगे थे।
दरअसल हुआ क्या था कि शीला दीक्षित ने विकास का मॉडल तो खड़ा किया था, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ गरीबी, एट द कॉस्ट ऑफ गरीब। उस विकास के मॉडल में केजरीवाल ने गरीबी में और विकास में संतुलन स्थापित किया, इसलिए वो कामयाब हो गए, इसलिए वो कामयाब हो गए। और अखिलेश ने भी पिछले समय बहुत ज्यादा काम किए थे, लेकिन वो माइनॉरिटी अपीसमेंट के नाम पे आइसोलेट हो गए। अगर अखिलेश ये समझ लें भारतीय राजनीति के अंदर कि आपको विकास और अपनी राजनीति के बीच में समाज के अंदर अगर संतुलन स्थापित करना है, तो इन हिंदूवादी शक्तियों से मजबूती से आंख में आंख मिला के लड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ लोगों को धर्म के अर्थ बताने पड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत मशहूर मैं आपको वाकया बताता हूं कि उन्होंने समाज के अंदर, धर्म के अंदर जो अधर्म था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज बदकिस्मती क्या है, इस अधर्म को ही धर्म समझा जा रहा है। ये समाज की एक पीड़ा है जिससे हमें समाज को जागरूक करने की जरूरत है, सामाजिक मुद्दों पे लाके खड़ा करने की जरूरत है, सामाजिक सरोकार से जोड़ने की जरूरत है। तभी भारत का एक भविष्य, विकास का भविष्य को हम एक अग्रणी पथ पर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई। तो बिलाल सब्जवारी साहब ने बहुत साइजगी से, बड़ी मतलब बहुत सादगी से उन्होंने बताया कि भारत की राजनीति कहाँ पर खड़ी है। और जो बात हो रही ना कि एक तरीके से अलग तरीके से जो चीज़ें उत्तर प्रदेश में खास तौर पर लाई जा रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में है, तो जो तड़के लगाए जा रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि चुनावी तड़का, तो तड़के की जो बात हो रही ना, तड़के जिस तरह के लगाए जा रहे हैं, तड़का तो फिर तड़का ही है, उससे भड़कता ही है।